आज जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत ही बड़ा सबूत है इस बात का कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। सॉरी, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसको सच मानते हैं और इसको बहुत लंबे टाइम से दबाया भी जाता रहा है, बट सिर्फ एक ही चीज है जिसको आप नहीं दबा रहे हैं और वो है लाइक बटन। आप प्लीज उसको दबा दीजिए। एम रख रहा हूं यहां पर 25,000 लाइक्स का, जल्दी से पूरा कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के एक बहुत ही छोटे से गांव टिंगली में जाना पड़ेगा और दिन आ चुका था 6 जून 1980 यानी कि 6 जून 1980 का, जब इसी गांव में रहने वाले 56 साल के जिगमंड एडमस्की नाम का एक व्यक्ति अपने ही घर पर अपनी पत्नी और अपने कजन के साथ आराम से खाना वाना खा रहा था। दोपहर का टाइम हो चुका था, पूरा परिवार इकट्ठा था और सभी बहुत ज्यादा खुश भी थे। खुश इसलिए थे क्योंकि आने वाले अगले दिन यानी कि 7 जून के दिन जिगमंड यानी कि जिगी की धर्म बेटी, उसके खुद के तो कोई बच्चे थे नहीं, इसलिए जिगी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को अपनी धर्म बेटी माना हुआ था। उसका पूरा खर्चा वो बचपन से लेकर अब तक उठाता आया था। तो आने वाले अगले दिन यानी कि 7 जून के दिन उसी लड़की की शादी थी और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिगी ने अपने सिर पर ले रखी थी। उसका सारा प्रोग्राम सेट करना, खाने पीने का ध्यान रखना, हॉल वगैरह बुक करना, डेकोरेशन वगैरह देखना, सब कुछ यहां पर जिगी ही प्लान कर रहा था। वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो चुका था। अब आपको पता ही होगा कि घर के अंदर जब बेटी की शादी होती है तो ऑब्वियसली किसी को भी टाइम नहीं होता, इसीलिए सारे लोग दोपहर बाद ही अब अपना लंच कर पा रहे थे क्योंकि सुबह से अब तक किसी को टाइम नहीं मिला। लेकिन लंच करते करते जिगी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेंशन थी अपनी बेटी की होने वाली शादी की। उसको ये लग रहा था कि कहीं अगर उससे कुछ भी गलती हुई तो हो सकता है उसकी शादी में कुछ दिक्कत आ जाए या फिर लोग उसको ही पकड़ेंगे। आपको पता होगा कि ये जो बाहर के देशों में शादियां होती हैं उसके अंदर लड़की को लड़की का पिता या फिर लड़की का बड़ा भाई पकड़कर वो चर्च के अंदर लेकर जाते हैं और इसलिए यहां पर जिगी ने जिम्मेदारी उठाई थी कि वो अपनी इस बेटी को इस तरीके से पकड़कर चर्च के अंदर तक लेकर जाएगा जहां उसकी शादी होगी। साथ ही जिगी को अगले दिन एक स्पीच भी देनी थी जो कि शादियों में वहां दी जाती है और वो स्पीच की भी उसे तैयारी करनी थी। वो लंच करते करते भी अपनी स्पीच की तैयारियां कर रहा था। खैर ये सारा स्ट्रेस उसने अपने माइंड में लिए हुए उसकी पत्नी सामने से उसने बोला कि मैंने तुम्हें आलू लेने के लिए भेजा था, जो तुम सारा सामान लेकर आए हो, अभी अभी वो स्टोर से वापस आया था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मैंने तुम्हें साथ में आलू भी लाने के लिए बोला था लेकिन तुम आलू क्यों नहीं लेकर आए। जिगी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। उसने लंच फिनिश किया, वो घर से बाहर निकला और पास ही के एक स्टोर से आलू लेने के लिए गया। असल में जिगी तकरीबन 27 सालों पहले इसी गांव में आकर बसा था। वो पहले तो पोलैंड में रह रहा था लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ उसके बाद जिगी और उसकी पत्नी लॉटी को नाजी लोगों द्वारा वहीं पर प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर रखा गया और जैसे ही वो उस जेल से बाहर निकला ये दोनों वापस अपना सारा तामझाम उठाकर इंग्लैंड की तरफ भाग कर आ गए और उनको ऐसी कोई जगह ढूंढनी थी जहां पर वो काम भी कर सके और साथ ही अपने आप को सेफ भी फील करवा सके। उनको इंग्लैंड का एक टिंगली गांव मिला और जैसे ही जिगी और लॉटी इस गांव में आकर शिफ्ट हुए उसके बाद जिगी ने पास ही की एक कोल माइन यानी कि कोयले की खदान के अंदर काम करना शुरू कर दिया और पिछले 27 सालों से जिगी इसी कोयले की खदान में काम करता हुआ रहा था। उसका पूरा घर परिवार इस कोयले की खदान से होने वाली कमाई में अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन दिक्कत यहां सिर्फ थी उसके शरीर में। अब आपको भी पता होगा कि जो लोग इस तरीके की खदानों में काम करते हैं और साथ में जब वो सांसें लेते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से जब वो इसी कोयले की खदान में रहते हुए सांसें वगैरह लेते हैं तो उनके शरीर के अंदर काफी सारा कार्बन भी चला जाता है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा था यहाँ जिगी के साथ भी। वो भी काफी लंबे टाइम तक इस खदान में काम करने की वजह से उसके शरीर के अंदर भी काफी सारी बीमारियों ने घर कर लिया था, जिस वजह से बेचारा जिगी ज्यादा दूर पैदल भी नहीं चल पाता। उसको डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ था कि तुमको ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं होना है, ज्यादा दूर पैदल भी नहीं चलना है, ये अगर करोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे और कहीं पर भी गिरने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा होंगे। इसी वजह से जिगी ने वो कोयला वाली खदान का भी काम वगैरह छोड़ दिया था। रिटायरमेंट की उम्र में आ चुकी थी उसकी और अब वो अपने घर पर रहते हुए अपना परिवार संभाल रहा था। लेकिन अब ये जो आलू लेने के लिए जिगी अपने घर से निकला था उसको पास ही के एक स्टोर में जाना था, पैदल जाना था ऑब्वियसली, लेकिन वो स्टोर ज्यादा कुछ दूर नहीं था, 3-4 ब्लॉक्स ही उसको क्रॉस करने थे और वो स्टोर आ जाता। वहां से उसको आलू लेने थे और सीधा घर आना था। इसीलिए घर पर मौजूद उसकी पत्नी लॉटी को ये लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट में लेकर वापिस आ जाएंगे, ज्यादा दूर उनको नहीं चलना है। बट जिगी को गए हुए अभी तक 15 मिनट बीत चुके थे, 30 मिनट बीते, 1 घंटा बीत चुका था। लॉटी ने चीज नोटिस करी कि उसका पति यानी कि जिगी अभी तक वो आलू वगैरह लेके वापस नहीं आया है। उसको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने ये चीज जाकर जिगी के कजन से डिस्कस करी कि यार जिगी अभी तक आलू लेकर वापस नहीं आए, तुम जाकर एक बार बाहर देखो कि कहां वो रुक गए हैं। वैसे वो इस तरीके के पर्सन है तो नहीं कि कोई काम करने जाए और बीच में कहीं बैठ जाए, शायद हो सकता है उनको कोई दिक्कत ना हो गई हो। ऑब्वियसली वो चलते चलते गिरने वाली बीमारी उनको है
और मैं नहीं चाहती कि अगले दिन शादी है और आज जिगी बीमार पड़ जाए, तुम प्लीज एक बार जाकर देख के आओ कि आखिर जिगी है कहां पर। उसके कजन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है भाभी, मैं अभी जाता हूं। वो बाहर निकला, सीधा स्टोर वाली लोकेशन पर गया। वहां जाकर उसने नोटिस किया कि यहाँ पूरे रास्ते में जिगी उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो स्टोर के अंदर गया ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर जिगी आया था या नहीं। उस स्टोर के मालिक ने बताया कि हाँ जी आया था और वो आलू वगैरह लेकर यहाँ से निकल भी गया है और उसको निकले भी यहाँ से तकरीबन 45 मिनटों के आसपास का समय बीत चुका है। उसको तो अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी तक जिगी पहुंचा ही नहीं। घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी थी और वो उस दुकान से तकरीबन 45 मिनटों पहले निकला था। आखिर जिगी कहाँ गया? ये बात सुनकर वो कजन उस स्टोर से बाहर निकला। अब वो वापस घर आ रहा था, लेकिन घर आते आते उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू करी कि क्या कहीं पर जिगी उसे दिखाई देता है नहीं देता। उसने आइट साइड में पड़े हुए जितने भी वो बेंचेस थे, जितने भी सड़क के सहारे बेंचेस वगैरह लगे थे, उन बेंचेस को देखना शुरू किया, लेकिन कहीं भी उसे जिगी दिखाई नहीं दिया। वो वापस घर में आया, उसने अपनी भाभी को कहा कि नहीं, मुझे यहाँ तो कहीं भी जिगी दिखाई नहीं दिया। वो दुकान पर तो गया था लेकिन वो सामान लेकर वापस घर पहुंचा ही नहीं, बीच रास्ते में भी नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। लोटी और उसका वो कजन दोनों बाहर निकले, आस पड़ोस में देखने लगे कि क्या कहीं जिगी किसी और के घर तो नहीं चला गया, कुछ सामान वगैरह देने के लिए या फिर कुछ बात वगैरह करने के लिए। आस पड़ोस में भी पूछने पर, काफी घंटे यहाँ जांच करने पर इन दोनों को जिगी कहीं दिखाई नहीं दिया। एंड में अब अंधेरा होने वाला था, पूरे परिवार को पता लग चुका था कि जिगी गायब हो चुका है। तो फाइनली अब लोटी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों को बताया कि जिगी घर से आलू लेने के लिए निकला था लेकिन अभी तक भी वापस नहीं आया। पुलिस वालों ने भी पूरे एरिया के अंदर छानबीन करी लेकिन कहीं भी उनको जिगी दिखाई नहीं दिया। अब रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस वाले जिगी के घर पर आए, उसकी पत्नी से बात करी। लोटी को कहा कि क्या जिगी के माइंड में कुछ दिक्कत वगैरह चल रही थी, क्या वो किसी चीज को लेकर परेशान था? हो सकता है जिगी के माइंड में कोई ऐसी बात बैठ गई हो जिससे वो घर छोड़कर चला गया हो, तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन लोटी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाले अगले दिन यानी कि 7 जून को उसकी धर्म बेटी की शादी है और वो उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। इस तरीके से एक पिता कैसे गायब हो सकता है, वो भी बिना किसी बात के? हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने कहा कि हम रात रात का और इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं आता तो हम सुबह बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। खैर पूरी रात लोटी ये बैठकर सोचती रही कि आखिर उसका पति कहां गया। हो सकता है अगले दिन जब उसकी बेटी की शादी है तो हो ना हो जिगी अपनी बेटी की शादी में तो जरूर आएगा। उसने इतनी तैयारियां करी हैं, सारा कुछ प्रोग्राम अरेंज किया है, तो वो एटलीस्ट अपनी बेटी की शादी में तो उसके सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए जरूर आएगा। अगला दिन आ चुका था। अगले दिन ये पूरा का पूरा परिवार बेटी की शादी में गया। वो शादी अच्छे से निपट चुकी थी लेकिन जिगी अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ये शादी पूरी हुई, लोटी वापस अपने घर पर आई। आते ही पुलिस वालों को फिर से फोन किया कि नहीं जनाब, हमें अभी तक जिगी कहीं दिखाई नहीं दिया, आप एक बार प्लीज देख लीजिए कि आखिर वो कहां पर है। पुलिस वाले फिर से मौके पर आए और आसपास के लोगों की मदद से इधर उधर देखना शुरू किया कि आखिर जिगी कहां पर गया। लेकिन पूरे 2 दिनों तक खोज करने के बाद भी जिगी उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, किसी ने उसे जाते आते नहीं देखा, किसी ने भी किडनैपिंग वगैरह होते हुए कुछ नहीं देखा। तो आखिर जिगी कहां गया? कहां जिगी ऐसे ही हवा में गायब हो चुका था। और सच कहूं तो लिटरली जिगी हवा में ही गायब हो गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 11th of June 1980 यानी कि 11 जून 1980 का दिन आ चुका था। अभी तक पूरे 5 दिन बीत चुके थे जिगी को गायब हुए। किसी को भी अभी तक जिगी की कोई खबर नहीं लगी थी। इस टिंगली गांव से थोड़ी ही दूर पर एक और गांव टॉड, उसी के अंदर रहने वाले एक ट्रेवर नाम का लड़का जो कि सुबह सुबह अपने घर में उठा, नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके वो अपनी बाहर गाड़ी में बैठा। एक्चुअल में उसको अपने ही पिता के द्वारा सेटअप किए गए कोल यार्ड में जाना था। अब आपको भी पता है कि ऐसे ऐसे कोल यार्ड बहुत ही बड़े एक खुले जगह के अंदर बनाए जाते हैं जहां खदान बहुत ज्यादा नजदीक लगती हो और उसी के अंदर खदान से लाया हुआ सारा कोयला वहीं जमा किया जाता है और वहीं से ट्रक वगैरह भरकर आगे पूरे एरिया में सप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक कोल यार्ड ये ट्रेवर संभाल रहा था। तो जैसे ही सुबह सुबह वो गाड़ी लेकर अपने इस कोल यार्ड में पहुंचा, सब कुछ उसे नॉर्मल लग रहा था। उसने अपनी गाड़ी कोल यार्ड के अंदर पार्क करी। वो नोटिस करने लगा कि जो इतने बड़े बड़े कोयले के पहाड़ लगे हुए हैं ये सारे बहुत ज्यादा गीले हो चुके हैं क्योंकि रात के टाइम पर बहुत तेज बारिश आई थी और उसकी वजह से सारा कुछ गीला हो गया। उसने जाकर कोयले की क्वालिटी को चेक किया। चेक करके उसने वहीं पर उस कोयले के टुकड़े को फेंका। वापस अपने ऑफिस में गया। वहां पर थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद थोड़ी देर बाद वो वापस अपने ऑफिस से निकला, गाड़ी में आकर बैठा। गाड़ी लेकर उसको कहीं बाहर मार्केट में जाना था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। मार्केट से सामान वगैरह लेकर आने के बाद जैसे ही तकरीबन शाम को 3:45 बजे के आसपास वापस इस कोल यार्ड में पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कुछ भी यहां बदला हुआ नहीं है। सिर्फ एक चीज है, ये जो सामने उसके कोयले का पहाड़ लगा हुआ है जो कि उसके यार्ड में ही है, ये जो सामने कोयले का पहाड़ लगा हुआ है इसके अंदर कुछ तो अजीब है क्योंकि इसके टॉप पर जो इसका पहाड़ लगा हुआ था, जो इसका टॉप था, उस चोटी पर कुछ चीज है।
जो कि अभी अभी आकर प्रकट हुई है। जैसे उसने ये चीज़ नोटिस करी, उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार वो चीज उसकी तरफ ध्यान खींचे जा रही थी। उसने नोटिस करना शुरू किया कि जब वो सुबह आया था यहाँ पर, उसने इस पहाड़ को अच्छे से देखा था, लेकिन यहाँ सुबह ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ये चीज एकदम से यहाँ कैसे प्रकट हो गई? पहले तो ट्रेवर ने सोचा कि वही खुद जाकर ऊपर देख लेता है, इस कोयले के पहाड़ के ऊपर चढ़कर देख लेता है कि आखिर ऊपर क्या भसड़ मची हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जा रहा था, वो काफी थकान महसूस करने लगा कि नहीं यार, इतना ऊंचा कौन ऊपर चढ़ेगा। उसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे, तो वापस वो नीचे उतरा उस पहाड़ से, वापस अपने ऑफिस में गया। उसने अपना लैंडलाइन उठाया, सीधा एम्बुलेंस वालों को फोन किया। उसको लग रहा था कि हो सकता है इस यार्ड के आसपास जितने भी ये जो बेघर लोग रहते हैं, ये पहले भी उसके साथ काफी बार हो चुका था कि ये बेघर लोग दारू वगैरह के नशे में इस यार्ड के अंदर घुस जाते हैं और इसी तरीके से कहीं भी आकर सो जाते हैं। तो इन चीजों से ट्रेवर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने तुरंत एम्बुलेंस वालों को फोन किया और कहा कि जनाब, आकर आप अपनी अमानत लेकर जाइए, कोई हो सकता है यहाँ बेवड़ा ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप उसको उठाकर ले जाइए। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी। 2 कर्मचारी एम्बुलेंस से नीचे उतरे, ट्रेवर से जाकर बात करी कि हाँ जी बताइए कहाँ पर है वो। ट्रेवर ने बताया कि आप उस कोयले के पहाड़ के ऊपर चढ़िए और आपको वो दिख जाएगा। दोनों ही कर्मचारी अपना सामान लेकर ऊपर इस पहाड़ पर चढ़ने लगे। धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। उनको नीचे से ही दिख रहा था कि कोई तो है जो इस पहाड़ पर ऊपर पड़ा हुआ है। तो जैसे ये दोनों कर्मचारी ऊपर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक आदमी अपना मुंह नीचे की तरफ करके ऊपर पहाड़ पर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। जैसे ही ये चीज उन्होंने नोटिस करी, वो जाकर उसको जगाने लगे, हिलाने लगे, लेकिन वो आदमी हिला ही नहीं। जिससे परेशान होकर दोनों कर्मचारियों ने जोर लगाया और उसको सीधा करने की कोशिश करी। और जैसे ही वो आदमी सीधा हुआ, इन दोनों कर्मचारियों ने उसे वहीं पर छोड़ा। दोनों वहां से नीचे की तरफ भागे। वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आए और सीधा आते ही ट्रेवर के ऑफिस में गए। ट्रेवर को बोला कि तुरंत पुलिस वालों को कॉल करो। ट्रेवर बार बार इन दोनों से पूछ रहा था कि बाबूजी, आप हमें बता तो दो कि आखिर ऊपर आपने क्या देखा है और मैं पुलिस वालों को क्या कहूं। उन्होंने कहा कि जस्ट तुम पुलिस को कॉल करो और यहां पर बुलाओ तो सही, उनको हम यहां समझा देंगे कि आखिर ऊपर क्या हुआ है। तुरंत ट्रेवर ने अपना लैंडलाइन उठाया और पुलिस वालों को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वालों की गाड़ी भी यहां पर पहुंच चुकी थी। उनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम एलन गॉडफ्रे था, वो गाड़ी से उतरा। उसका साथी भी उसमें गाड़ी में ही मौजूद था। ये दोनों गाड़ी से उतरे और जाकर एम्बुलेंस के कर्मचारियों से बात करने लगे कि हाँ जी बताओ बाबूजी, क्या बीमारी है। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बताया कि जनाब, वो जो पहाड़ देख रहे हैं आप कोयले का, इस कोयले के पहाड़ के ऊपर एक आदमी उल्टे मुंह पड़ा हुआ है। हमने उसको सीधा करने की जैसे कोशिश करी, हम तो बहुत ज्यादा डर गए। आप प्लीज जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो आदमी उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। खैर, एलन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी देख लेते हैं। एलन अपने पार्टनर को लेकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे वो ऊपर तक पहुंचा, उसने नोटिस किया कि उसका ये पूरा का पूरा जो सूट है, जो उसने कपड़े डाले हुए, जो उसने ड्रेस डाली हुई है पुलिस वाली, ये पूरी की पूरी राख में भर चुकी है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात थी। वो कोयले के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वो राख तो उड़ेगी ही जैसे जैसे वो चलेंगे। तो वो पूरा का पूरा अपने आप को राख में ढका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस टॉप पर पहुंचा और उसने उस आदमी को देखा जो कि उल्टे मुंह उस पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ था, तो एलन ने ये चीज नोटिस करी कि जो पड़े हुए आदमी ने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट डाला हुआ है। हम तो यहां नीचे से सिर्फ ऊपर ही आए हैं और हमारा पूरा का पूरा ये सूट काला पड़ चुका है, लेकिन इस आदमी का ये ब्राउन सूट इतना साफ कैसे दिखाई दे रहा है? ये भी तो नीचे से चलकर ऊपर आया होगा, तो इसके सूट के ऊपर ये राख क्यों नहीं लगी? इसका सूट इतना साफ कैसे है? दूसरी बात, जैसे ही एलन ने उस आदमी को हिलाने की कोशिश करी तो इस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन एलन को एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और वो थे इस आदमी के बाल। अब आमतौर पर एक आदमी नॉर्मल सी कटिंग करवाता है, आप भी नॉर्मल सी करवाते होंगे, लेकिन इस आदमी ने बहुत ही अजीब सी कटिंग करवाई हुई थी। बीच में से जगह जगह से ऊपर नीचे से ऊबड़ खाबड़ बाल इसके कटे हुए थे, हाँ बिल्कुल छपरियों वाले। लेकिन एक और चीज थी जो कि एलन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये कि जैसे ही एलन ने पीछे से इस आदमी के बालों को हटाया तो इसकी गर्दन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा हुआ था। अब यहाँ कट लगा हुआ था तो उसके अंदर से खून वगैरह भी आना चाहिए था, लेकिन इस कट से एक बूंद भी खून निकला हो, इस बात के कोई भी सबूत उसके शरीर पर मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, खून तो नहीं था, बट एक बहुत ही अजीब किस्म की, बहुत ही अजीब सी एक जेली उस कट के ऊपर लिपटी हुई थी। जैसे ही यहाँ एलन ने उस जेली को टच करके फील करने की कोशिश करी तो उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बीमारी है, ये जेली इसके कट के ऊपर ऐसे क्यों लगी हुई है। खैर, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार इसको पलट कर देखते हैं। तो दोनों ऑफिसर्स ने उसको पलटने की कोशिश करी। तो जैसे इन दोनों ने उस आदमी को पलटा,
ये दोनों इतने ज्यादा डर गए कि इन्होंने भी उसे छोड़ दिया। एक्चुअल में जो आदमी ऊपर पड़ा हुआ था इसका चेहरा इतना ज्यादा शॉकिंग था, मतलब कि इसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ जैसे इसने मरने से पहले कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावना कुछ देखा हो। इसकी आंखें एकदम फटकर बाहर निकल ही चुकी थी, कोई कसर बाकी नहीं बची थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये आम इंसान हो ही ना। इतना बड़ा मुंह कोई कैसे खोल सकता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। इस मरे हुए आदमी को देखकर एलन को यह समझ आ चुका था कि ये दोनों ये एम्बुलेंस वाले कर्मचारी क्यों इसको ऐसे देखकर भागे होंगे नीचे, वो दोनों इतने क्यों ज्यादा डरे हुए हैं। ऑब्वियसली यहां पर ये जो आदमी मरा हुआ था ये कोई आम आदमी नहीं था, मतलब कि इसके जो रिएक्शन थे कोई आम नहीं थे, ये बहुत ही ज्यादा डराने वाले थे, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। खैर पुलिस वाले ने बहुत मुश्किल से इसकी बॉडी को नीचे पहाड़ से उतारा, हॉस्पिटल लेकर गए, वहां उसकी कुछ फोटोज क्लिक की गई और फोटोज को आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब पहचान में तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जिगी की पत्नी लॉटी ने जैसे ही उस फोटो को देखा तो वो पहचान चुकी थी कि ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिगी ही है। बट यहां पर ये सवाल खत्म नहीं होता कि 5 दिनों पहले आखिर जिगी के साथ क्या हुआ, बल्कि यहां पर जैसे ही जिगी की लाश मिली थी इस लाश ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, जिसमें से सबसे पहला सवाल यह था कि जिगी जो अपने टाउन यानी कि टिंगली में रहा करता था वहां से टॉड नाम का टाउन तकरीबन 25 मील दूर था। अब आप सोच सकते हैं कि एक 56 साल का व्यक्ति जिसको पहले ही सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो, चलने फिरने में दिक्कत हो, अब वो घर से बाहर आलू वगैरह लेने के लिए निकला था, लेकिन आलू लेते लेते क्या वो 25 मील दूर अपने आप चलकर इस टॉड नाम के छोटे से गांव तक आ गया? ऑब्वियसली नहीं, वो 25 मील तक पैदल चल ही नहीं सकता। तो आखिर वो किसके साथ बैठकर उस जगह तक पहुंचा, उस गांव तक पहुंचा? दूसरी बात, ट्रेवर यानी कि इस कॉल यार्ड के मालिक ने बताया कि जब वो सुबह आया था, इस कॉल यार्ड के मालिक ट्रेवर ने बताया कि जब वो सुबह आया था यहाँ पर उसने अच्छे से इन पहाड़ों को देखा था, कोयले के पहाड़ों को देखा था, क्योंकि वो सभी को नोटिस कर रहा था कि सभी बहुत ज्यादा गीले हो चुके हैं। उसने इस पहाड़ को भी देखा था और उस टाइम पर यहाँ कोई भी पड़ा हुआ नहीं था। तो एकदम से जैसे ही ये ट्रेवर बाहर गया उसी टाइम पर ये व्यक्ति यहाँ पर आकर कैसे मर गया? ये बहुत ज्यादा अजीब चीज थी। अजीब इसलिए क्योंकि यहाँ इस कॉल यार्ड में काम करने वाला ट्रेवर अकेला नहीं था, उसके और भी बहुत सारे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे। तो अगर जिगी अपने आप यहाँ आया, वो अपने आप इस पहाड़ पर चढ़ा, तो क्या किसी ने आते हुए देखा नहीं, वो भी दिन दहाड़े, जब यहाँ पर इतने सारे दर्जनों कर्मचारी इस जगह पर काम कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो फिर भी मान लिया कि वो सभी की नजरों से बचते बचाते हुए वहां से 25 मील चलकर पूरा यहाँ तक आया और उसके बाद इस कॉल यार्ड में भी घुस गया, इस कॉल यार्ड में सबकी नजरों से बच से बचाते हुए वो इस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ गया। तो अगर यहाँ पर जिगी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो उसके शरीर के ऊपर वो राख क्यों नहीं लगी? अगर आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपना सूट बूट पहनकर इस कोयले के पहाड़ पर चढ़ेगा तो उसमें से उड़ने वाली राख उसके कपड़ों पर लगेगी, लेकिन जो जिगी ने मरने से पहले जो सूट पहना हुआ था, 3 पीस सूट, इसके ऊपर राख का नाम और निशान कहीं मौजूद नहीं था। दूसरी बात भी अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है किसी और ने इसका मर्डर किया होगा, किसी और ने जिगी को मारा और वो यहां तक खींच कर लेकर आया इस कॉल यार्ड तक, सबकी नजरों से बचाते दिन दहाड़े वो यहां पर खींच कर इसको अपनी पीठ के ऊपर लाद कर या फिर किसी भी तरीके से इसको खींच कर ऊपर तक लेकर गया और वहीं पर डंप कर दिया, तो भी तो यहां पर निशान होने चाहिए थे इस पूरे पहाड़ पर ऊपर से नीचे तक खींचने के, वो भी यहां गायब थे। और तब भी जिगी के कपड़ों पर वो राख तो लगनी चाहिए थी, आखिर वो राख क्यों नहीं लगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात, मान लेते हैं किसी ने जिगी का मर्डर किया, वो यहां पर लाकर उसने डंप भी कर दिया जिगी को, बट क्यों? किस लिए? क्या रीजन था? कोई भी यहाँ पर मतलब ही नहीं था एक 56 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का मर्डर करने का, और वो भी दिन दहाड़े खुले एक इलाके में जहां पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? खैर जिगी की बॉडी को वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, वहां पर इसकी अब ऑटोप्सी की जानी थी, लेकिन डॉक्टर्स इस बॉडी को देखते ही परेशान हो गए। सबसे पहली तो वो जो इसके गर्दन के पीछे जो कट लगा हुआ था और उसके ऊपर जो वो जेली पड़ी हुई थी, वो जेली आखिर थी क्या? डॉक्टर्स ने वहां दर्जनों टेस्ट किए गए, लेकिन आज तक भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो जेली किस पदार्थ से बनी हुई थी, किस चीज से बनी हुई थी। दूसरा, आज तक भी ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में जिगी की मौत हुई कैसे थी, किस वजह से, क्या बीमारी थी, क्या उसका मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, यह आज तक समझ नहीं आया। लेकिन यह पता लग चुका था कि जिस दिन वो अपने घर से बाहर निकला था वो आलू लाने के लिए, यानी कि 6 जून 1980 के दिन, उसी दिन जिगी की मौत हो चुकी थी। तो आखिर ये 4 दिनों तक मान लीजिए बॉडी वहां पर पड़ी हो उस पहाड़ पर, तो क्या ये किसी ने देखी नहीं? ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 घंटे के अंदर जब वो बॉडी प्रकट हो गई और उसी टाइम पर ड्राइवर ने उसे नोटिस कर लिया, तो क्या वो 4 दिनों में उसको नोटिस नहीं करेगा?
बेवकूफ थोड़ी ना यार वो। जिगी की पत्नी लॉटी से पूछा गया कि ये सूट क्या इसी का है। लॉटी ने मना कर दिया कि नहीं, ये अजीब सा दिखने वाला सूट जिगी का है ही नहीं, हमने आज तक नहीं देखा। और जनाब आप खुद देख लीजिए, इस तरीके का अजीब सा फैशन वाला सूट आजकल तो हमारे इलाके में तो कोई पहनता नहीं है, बाहर कहीं पहनता हो तो हमें पता नहीं, बट ये सूट जिगी का नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया कि अपने मरते टाइम तक भी जिगी एकदम प्रॉपर हेल्दी था, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिल ने एक झटके में ही काम करना बंद कर दिया। अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी, अब आप सोच कर देखिए, एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है सिर्फ आलू लाने के लिए, जो कि उसकी दुकान घर से सिर्फ 4-5 ब्लॉक से दूर है, 5 मिनट की वॉकिंग है, 5 मिनट में वो आलू लेता है, 5 मिनट में वो घर वापस आ जाता है। लेकिन वो घर वापस आया ही नहीं। 5 दिनों बाद उसकी लाश एक कोयले के ढेर के ऊपर मिलती है, वो भी बहुत अजीब हालातों में, वो भी घर से 25 मील दूर। कैसे हो सकता है? इसके अलावा जिगी की लाश जब मिली तो डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उसकी पीठ के ऊपर, यानी कि पीठ से थोड़ा ऊपर और गर्दन से थोड़ा नीचे, बहुत ही अजीब रूप से जलने के निशान हैं, जो कि एसिड से आए थे। जब डॉक्टर्स ने उस एसिड का वहां टेस्ट लिया तो उनको पता ही नहीं चला कि आखिर वो एसिड है कौन सा। ये जलने के निशान एक बहुत ही अजीब पैटर्न में बने हुए थे। डॉक्टर्स को आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये जलने के निशान जिगी की लाश के ऊपर आए कैसे। आज भी वहां के बहुत सारे लोग, और ना सिर्फ वहां के बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है एलियंस के अबडक्शन का, यानी कि एलियंस द्वारा की गई किडनैपिंग का। जिगी अपने घर से बाहर निकला आलू लाने के लिए, एलियंस ने उसे किडनैप किया, उसी दिन उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद जिगी के शरीर के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहाँ से 25 मील दूर तकरीबन उस कोयले के पहाड़ के ऊपर उसकी लाश को वहीं डंप कर दिया गया, और वो जो उसे उठाकर लेकर गए थे वो गायब हो चुके थे। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये कोई फेक होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज तक भी वो जो ग्रीन कलर की जो जेली मिली थी उसके शरीर पे, जो पीछे गर्दन पे लगी हुई थी उस कट के ऊपर, वो जेली आज तक भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो जेली किस पदार्थ से बनी हुई थी, किस केमिकल से बनी हुई थी। वो हमारी इस दुनिया का है ही नहीं। दूसरी बात, जिस टाइम पर ये पूरा कांड हुआ था उस टाइम पर वहाँ ये जो केस हैंडल कर रहे थे एलन गॉडफ्रे नाम के वो इंस्पेक्टर पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी बार रिसेंट डेज में यहाँ एक अजीब सी चीज़ आसमान में उड़ती हुई देखी है, लेकिन मैंने जस्ट देखी है, मैं ये नहीं कहता कि आखिर वो क्या है या फिर वो कोई एलियंस वगैरह से जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने देखी है। उन्होंने जो चीज़ देखी थी उस चीज़ की ड्राइंग बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी और बताया कि ये चीज़ हवा में उड़ रही थी। खैर, मुझे आपसे जानना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ अगर फोटोज़ वगैरह चाहिए हो या फिर मुझसे बात करनी हो इस केस से रिलेटेड या फिर किसी भी केस से रिलेटेड, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। यार, पिछली वीडियो का शाउट आउट भावना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।